हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी आप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। आपका टीजीटी या पीजीटी में इस बार सिलेक्शन हो, ये उद्देश्य लेके ये सेशन चल रहा है। ये चैनल पे आपकी सफलता के लिए मेहनत की जा रही है। तो चलिए हम इस सेशन का पहला प्रश्न टॉपिक से 415वां प्रश्न हम आपके सामने देखते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। अब चारों ऑप्शन ले आते हैं सामने आपके स्क्रीन पर। चलिए भाई, पहला ऑप्शन है, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ऑप्शन आ, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऑप्शन बा, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी नहीं किया जा सकता। उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट नहीं जारी किया जा सकता। संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। अब ऑप्शन द में है, सभी उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। तो भाई आप ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उत्तर करने का प्रयास करेंगे, और साथ में सेशन को शेयर कर दें दोस्तों के बीच। और जो सेशन को पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये भी जो आपके सामने प्रश्न जा रहे हैं आपको कठिन लग रहा होगा, पर आप 2-3 बार देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वही प्रश्न हैं जिनके कारण हमें सफलता नहीं मिल पाती है, हमारा नियुक्ति पत्र रुक जाता है। तो हम उन प्रश्नों को लेके चल रहे हैं। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि हम भी जब तक इन प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिए हैं तब तक ठोकर खाए हैं। बाद में इन प्रश्नों को देखना चालू किया, पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया, तब सफलता मिली है। तो हम अपना अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं। आप कठिन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समझें। सरल प्रश्न तो सब करके आएंगे, तो आपको सरल भी करना है, कठिन भी करना है। तो ये अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है भाई। चलिए, अब आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा कि ये सारी उन्मुक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो जब सभी उन्मुक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं तो ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 446। राष्ट्रपति निम्न में से किन उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति निम्न में से किन उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, भारत के महान्यायवादी की, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की, या उपर्युक्त सभी की? प्रश्न नंबर 416 का उत्तर देने का प्रयास करें। राष्ट्रपति निम्न में से
किन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की भी करता है, राज्यपाल की भी करता है, महान्यायवादी की भी करता है और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की करता है। तो जब सभी लोगों की नियुक्ति करता है तो आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन या उपर्युक्त सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 416 का ऑप्शन या आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 417, निम्न में से राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति कौन सी है? निम्न में से राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति कौन है? ऑप्शन देखते हैं। अन्य देशों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति। ऑप्शन बा, विदेशी राजदूतों व अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत। ऑप्शन सा, विदेशों से संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। उपर्युक्त सभी शक्तियां। तो प्रश्न नंबर 17, निम्न में से राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति कौन सी है? तो अन्य देशों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की शक्ति है। विदेशी राजदूतों व अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत, ये भी राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति है। विदेशों से संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, ये भी उसकी कूटनीतिक शक्ति है। और ये सब कूटनीतिक शक्तियां हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन द, ये सभी राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 418, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों के नाम निर्देशित करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 10 सदस्यों को मनोनीत करता है, या 12, या 15, या 17? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं। कला, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। प्रश्न नंबर 418 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? निम्न में से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? वह संसद के सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान करता है। वह लोकसभा का विघटन कर सकता है। वह संसद के किसी सदन को संदेश भेज सकता है। उपर्युक्त सभी शक्तियां। तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन कौन सी है, बताने का प्रयास कीजिए। तो आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो आपका उत्तर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को हैं। सभी विधायी शक्तियां राष्ट्रपति के हैं। ये राष्ट्रपति को सभी शक्तियां प्राप्त हैं। 419 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 420, लोकसभा में उस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम कितने एंग्लो इंडियनों के नाम निर्दिष्ट कर सकता है? लोकसभा में उस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर
राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम कितने एंग्लो इंडियनों के नाम निर्दिष्ट कर सकता है? 1, 2, 3 या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है? तो देखिए भाई, ये 2 सदस्यों के नाम निर्दिष्ट कर सकता था। अभी ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था एनडीए सरकार ने समाप्त कर दिया है। पहले एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व न होने पर 2 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति कर सकता था, पर अभी वर्तमान में एंग्लो इंडियन के सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। ये अब प्रश्न आएगा तो ऐसा प्रश्न पूछेंगे, समाप्त कर सकता था, पर अभी वर्तमान में अगर आ गया, और वर्तमान में अगर प्रश्न आ गया लोकसभा में उस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राष्ट्रपति लोकसभा में वर्तमान में कितने एंग्लो इंडियनों का नाम निर्दिष्ट कर सकता है? अगर प्रश्न में वर्तमान लगाकर आ जाएगा और उसमें ऑप्शन में 1, 2, 3 या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो आप उपर्युक्त में से कोई नहीं पर ही निशान लगाएंगे। प्रश्न की रूपरेखा अगर चेंज हो गई, वर्तमान शब्द जोड़ दिया गया, तो आप लगाएंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में उपर्युक्त में से कोई नहीं लिखा है, तब आप 2 पर लगा देना। चलिए भाई, तो आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 421, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह अनुच्छेद 120 के तहत, या अनुच्छेद 121 के तहत, या अनुच्छेद 123 के तहत, या अनुच्छेद 125 के तहत। तो देखिए भाई, इन प्रश्नों पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। आपको 2-3 सेशन ऐसा आपके पास भेजेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको इकट्ठा संग्रह करके आपके पास सेशन में भेजेंगे। तो अभी हम सीधा प्रश्न पर आते हैं। अभी अधिक प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है मुझे। तो चलिए भाई, इससे आपको अधिक से अधिक प्रश्नों से अवगत कराना मेरा उद्देश्य है। तो अध्यादेश राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो ये अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 123 में। प्रश्न नंबर 421 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 422, प्रश्न नंबर 422, निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? यदि दंड या दंडादेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है तो प्राप्त है, या उन बातों में जहां मृत्युदंड दिया गया हो प्राप्त है, या क्षमादान का अधिकार उन सब मामलों और अपराधों पर प्रभावी होगा जिनका संबंध संघ की शक्तियों से संबंधित अपराधों से होगा। या प्रश्न नंबर 422 का और स्क्रीन पे छोटा करते हैं, या उपर्युक्त सभी मामलों में। तो प्रश्न नंबर 22, प्रश्न को फिर से समझें। निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो यदि दंड या दंडादेश
सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो ये शक्ति प्राप्त है। उन बातों में जहां मृत्युदंड दिया गया हो तब भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, या क्षमादान अधिकार उन सब मामलों और अपराधों पर प्रभावी होगा जिनका संबंध संघ की शक्तियों से संबंधित अपराधों से होगा, तो ये भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो अगर ये सभी शक्तियां प्राप्त हैं तो ऑप्शन का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? 422 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन द सही होगा। प्रश्न नंबर 422 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 423, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने समय बाद तक लागू रहेंगे? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने समय बाद तक लागू रहेंगे? 4 सप्ताह बाद तक, या 6 सप्ताह बाद तक, या 7 सप्ताह बाद तक, या 8 सप्ताह बाद तक? प्रश्न नंबर 423 का उत्तर देने का प्रयास करें। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने समय बाद तक लागू रहेगा? तो ये लागू रहेगा 6 सप्ताह बाद तक, 6 सप्ताह बाद तक। प्रश्न नंबर 423 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 424, राष्ट्रपति किस प्रकार के विधेयक को सुझावों के साथ पुनः विचार के लिए संसद को लौटा सकता है? राष्ट्रपति किस प्रकार के विधेयक को सुझावों के साथ पुनः विचार के लिए संसद के पास लौटा सकता है? प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन देख लें। ये साधारण विधेयक को लौटा सकता है, धन विधेयक को लौटा सकता है, या साधारण विधेयक को लौटा सकता है, या उपर्युक्त दोनों प्रकार के विधेयक को? तो उत्तर देने का प्रयास करें। किस प्रकार के विधेयक को सुझावों के साथ पुनः विचार के लिए संसद को लौटा सकता है राष्ट्रपति? तो ये केवल और केवल साधारण विधेयक को ही लौटा सकता है भाई, साधारण विधेयक को। प्रश्न नंबर 424 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 425, राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी पड़ेगी या अस्वीकृति प्रदान कर सकता है, या दूसरी बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 425 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न बहुत अच्छा है। एक प्रश्न तो ये हुआ कि राष्ट्रपति किस प्रकार के विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद में संशोधन के लिए, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, तो वो आपको बता दिया साधारण विधेयक को। अब प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? तो उस बार दूसरी बार राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, दूसरी बार राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। प्रश्न नंबर 425 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 426, निम्न में से किसकी अनुमति के बिना धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? निम्न में से किसकी अनुमति के बिना
धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, या प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना, या राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, या उपराष्ट्रपति की अनुमति के बिना, या वित्त आयोग के अध्यक्ष की अनुमति के बिना। प्रश्न नंबर 426 का उत्तर दें भाई। किसकी अनुमति के बिना धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? वो प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना, या राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, या उपराष्ट्रपति की अनुमति के बिना, या वित्त आयोग के अध्यक्ष की अनुमति के बिना। तो ये राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 426 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 427, भारत की आकस्मिकता निधि में से संसद की आज्ञा प्राप्त करने से पूर्व धनराशि प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत की आकस्मिकता निधि में से संसद की आज्ञा प्राप्त करने से पूर्व धनराशि प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को, या वित्त मंत्री को, या लोकसभा अध्यक्ष को? प्रश्न नंबर 427 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है भाई, राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 427 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 428, भारत में राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकता है? भारत में राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकता है। अभी तक आपने पढ़ा कि कौन कौन सी क्षमा प्रदान करने वाली शक्तियां हैं। अब आपसे पूछा जा रहा, भारत में राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकता है कब? दोष सिद्ध होने से पूर्व, या दोष सिद्ध होने के पश्चात, या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 428 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत में राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकता है दोष सिद्ध होने के पश्चात। प्रश्न नंबर 428 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 429, भारत के राष्ट्रपति को सर्व क्षमा प्रदान करने के लिए किसकी अनुमति प्राप्त करनी होती है? भारत के राष्ट्रपति को सर्व क्षमा प्रदान करने के लिए किसकी अनुमति प्राप्त करनी होती है? तो प्रधानमंत्री की, या संसद की, या गृह मंत्री की, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की? प्रश्न नंबर 429 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये अनुमति राष्ट्रपति को अनुमति प्राप्त करनी होती है संसद से। प्रश्न नंबर 429 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 430, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? राज्यपाल से, या सर्वोच्च न्यायालय से, या विधि मंत्री से, या लोकसभा अध्यक्ष से? प्रश्न नंबर 430 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो राष्ट्रपति ऐसे तथ्यों पर
ऐसे प्रश्नों पर विचार प्राप्त करता है सर्वोच्च न्यायालय से। प्रश्न नंबर 430 का ऑप्शन बा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 431 उच्चतम न्यायालय की मंत्रणा को मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जो सलाह मांगी गई थी राष्ट्रपति द्वारा, अब उच्चतम न्यायालय ने जो सलाह दिया राष्ट्रपति को, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा कि उच्चतम न्यायालय की मंत्रणा को मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति बाध्य है या मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर है या राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 431 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगा, सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दिया, पर वो सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है कि सलाह को माने या ना माने। प्रश्न नंबर 431 का ऑप्शन सा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 432 निम्न में से किस प्रसंग में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार कर दिया था? निम्न में से किस प्रसंग में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार कर दिया था? तो अयोध्या विवाद के प्रसंग में या केरल शिक्षा विधेयक के संबंध में या विशेष अदालत विधेयक के संबंध में या कावेरी जल विवाद के संबंध में। प्रश्न नंबर 432 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 432 निम्न में से किस प्रसंग में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार कर दिया? तो ये था भाई अयोध्या विवाद के प्रसंग में, अयोध्या विवाद के प्रसंग में 432 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 433 भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य भाग लेते हैं? भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं या राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं या संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं या राज्य विधानमंडलों के सदस्य भाग लेते हैं? प्रश्न नंबर 433 भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर 433 का ऑप्शन सा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। उपराष्ट्रपति के पद के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता आवश्यक है? उपराष्ट्रपति के पद के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता आवश्यक है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, वह सभी योग्यताएं हों जो राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्धारित हों या उपयुक्त सभी। तो ये सभी योग्यताएं उपराष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक हैं। तो ये सभी योग्यता आवश्यक है, तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 434 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 435 भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो यहाँ पर आपको हम बता देना चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। प्रश्न नंबर 435 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 436, प्रश्न नंबर 436 देख लें भाई। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो सूची पद्धति द्वारा, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, या सापेक्ष बहुमत पद्धति द्वारा, या संचयी मत पद्धति द्वारा। प्रश्न नंबर 436, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 436 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं भाई। इसमें हम व्याख्या पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहे, क्योंकि ये अभी जो सेशन आपके पास जा रहे हैं इसमें टारगेट रखा हूँ कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों से अवगत कराएं, अधिक से अधिक प्रश्नों की जानकारी दें। ये कठिन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, पर ये वही प्रश्न हैं जिनके कारण हम नियुक्ति पत्र पाने में असफल हो जाते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती। तो हम सरल प्रश्नों को भी लेकर चलेंगे और कठिन प्रश्नों को भी लेकर चलेंगे। कठिन प्रश्नों को आप बार बार देखकर, कठिन सेशन को आप बार बार देखकर उसको सरल बनाएं और सफलता अपनी सुनिश्चित करें। चलिए प्रश्न नंबर 437 और सेशन को अपने दोस्तों के बीच जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनके बीच शेयर कर दें। जो सेशन को पर पहली बार सेशन को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी प्रश्न को अगर जानना चाहते हैं, किसी प्रश्न के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और भाई लाइक नहीं करते हैं, लाइक तो कर दिया कीजिए, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, हम मोटिवेट होते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 437, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? अभी थोड़ी सी व्याख्या किया था, उसमें आपको बताया था उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सीधा ऑप्शन पे आ जाते हैं, उत्तर पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 437 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 438, उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प निम्न में से किस सदन में पेश किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 438, उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प निम्न में से किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, या केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, या संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, या राज्य विधानमंडलों में पेश किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 438 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प निम्न में से किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो ये केवल और केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है भाई। प्रश्न नंबर 438 का ऑप्शन बा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 439, राज्यसभा द्वारा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से पारित उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प पर लोकसभा के किस बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है? प्रश्न को फिर समझ लें। राज्यसभा द्वारा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से पारित उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प पर लोकसभा के किस बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है? तो साधारण बहुमत की,
या लोकसभा सदस्यों के 2/3 बहुमत की, या लोकसभा सदस्यों के 1/3 बहुमत की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 439 का उत्तर देने का प्रयास करें। राज्यसभा द्वारा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से पारित उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प पर लोकसभा के किस बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है? तो ये साधारण बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 439 का ऑप्शन आ सही उत्तर हो जाएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा हाल में जब बुकलेट मिलती है तो ये प्रश्न आते हुए हम लोग गलत करके चले आते थे। आप लोग गलत करके चले आएंगे तो वो चीज़ ना होने पावे। इन प्रश्नों को आप इतना सरल बना दें कि आप सारे प्रश्नों को हल करके आएँ, अच्छा टारगेट करके आएँ और आप सफलता आपको मिल जाए, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। तो प्रश्न नंबर 439 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 440, उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प को प्रस्तावित करने के पूर्व कितने दिन का नोटिस देना आवश्यक है? प्रश्न नंबर 440, ये 10 दिन का 10 दिन पूर्व, या 12 दिन पूर्व, या 14 दिन पूर्व, या 15 दिन पूर्व। प्रश्न नंबर 440 का उत्तर करें भाई। उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प को प्रस्तावित करने के पूर्व कितने दिन का नोटिस देना आवश्यक है? तो ये 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। राष्ट्रपति को भी 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जा रहा था, उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 440 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। उपराष्ट्रपति का सामान्यतः प्रमुख कार्य होता है। उपराष्ट्रपति का सामान्यतः प्रमुख कार्य क्या होता है? लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता नहीं भाई, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति है ये, तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, कार्यपालिका अध्यक्ष करता है। भाई प्रधानमंत्री को परामर्श देना नहीं भाई, प्रधानमंत्री को परामर्श उपराष्ट्रपति नहीं देता है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उपराष्ट्रपति का सामान्यतः प्रमुख कार्य होता है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। प्रश्न नंबर 441 का ऑप्शन बा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 442, वर्तमान में उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? तो 1,25,000 रुपये प्रतिमास, या 1,20,000 रुपये प्रतिमास, या 90,000 रुपये प्रतिमास, या 80,500 रुपये प्रतिमास। चलिए भाई ये ऑप्शन आप देख लें, ये ऑप्शन पे विचार कर लें, पर वर्तमान का भी डाटा आपको हम देंगे। तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति को वेतन तो 2018 तक तो 1,25,000 मिल रहा था। 2018 तक 1,25,000 मिलता था, पर वर्तमान की बात हो रही तो वर्तमान में 4 लाख मिलता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति को वेतन 4 लाख मिलता है भाई। अच्छा ये पूछ लिया जाए वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं कौन? तो जगदीप धनगढ़ हैं। जगदीप धनगढ़ ये वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनगढ़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख। 2018 तक 1,25,000 रुपये प्रतिमास था, अभी 4 लाख रुपये प्रतिमास है।
तो प्रश्न नंबर 442 का प्रश्न के अकॉर्डिंग तो 1,25,000 रुपये होगा, पर वर्तमान में 4 लाख रुपये होगा। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। तो आप कोई प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 443, निम्न में से किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? निम्न में से किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? प्रश्न नंबर 443 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु तो हुई है भाई, पर राष्ट्रपति की मृत्यु नहीं हुई है। जाकिर हुसैन एवं फखरुद्दीन अली अहमद दोनों की मृत्यु हुई है भाई, दोनों की मृत्यु हुई है पद पर रहते हुए। राधा कृष्ण एवं राजेंद्र प्रसाद नहीं। ज्ञानी जय सिंह एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु हुई है, इनकी नहीं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुई है? तो ये जाकिर हुसैन एवं राधा एवं फखरुद्दीन अली अहमद की। जाकिर हुसैन एवं फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु अपने पद पर रहते हुई है। प्रश्न नंबर 443 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 444, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। तो प्रश्न नंबर 444 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय मिलता है भाई, 2 सप्ताह। प्रश्न नंबर 444 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 445, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा कितने दिनों के भीतर कार्यवाही करना जरूरी है? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा कितने दिनों के भीतर कार्यवाही करना जरूरी है? 1 सप्ताह के भीतर, 1 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, कोई समय निश्चित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 445 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा कितने दिनों के भीतर कार्यवाही करना जरूरी है? तो कोई समय ही निश्चित नहीं है। प्रश्न नंबर 445 का ऑप्शन दा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 446, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को कब संबोधित करता है? राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को कब संबोधित करता है? प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में, प्रत्येक अधिवेशन के मध्य में, प्रत्येक अधिवेशन के अंतिम दिन, या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है? प्रश्न नंबर 446 का उत्तर देने का प्रयास करें। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को कब संबोधित करता है? तो ये प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में भाई, प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। प्रश्न नंबर 446 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 447, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है? जब देश में आपातकाल हो, या संसद के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में हो, या राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर हो, या गृह मंत्री के परामर्श पर। तो 447 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई।
राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है? तो संसद के अधिवेशन में ना रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संसद के अधिवेशन में ना रहने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 447 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 448, किस प्रकार के विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है? प्रश्न नंबर 448, किस प्रकार के विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है? तो साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक या वित्त विधेयक या उपर्युक्त सभी विधेयक। प्रश्न नंबर 448 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 448, किस प्रकार के विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है? तो यो विधेयक है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 448 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 449, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर, संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर, संघ सूची एवं राज्य सूची के विषय पर। तो प्रश्न नंबर 449 का उत्तर देने का प्रयास करें। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर। प्रश्न नंबर 449 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 450, अब तक कितने मामलों में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त किया है? अब तक कितने मामलों में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त किया है? 9 बार, 10 बार, 11 बार या 12 बार। तो चलिए भाई, 9 बार, 10 बार, 11 बार या 15 बार। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करता है अनुच्छेद 143 के तहत। एक बात ये समझ लें, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करता है अनुच्छेद 143 के तहत। अब तक तो पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग ये उत्तर 11 बार है, पर अब तक की बात हो रहा तो 15 बार परामर्श प्राप्त किया है। 15 बार। अब तक कितने मामलों में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त किया? 15 बार भाई। प्रश्न को समझ लें, 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 15 बार परामर्श प्राप्त किया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। तो चलिए भाई, अब इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक 15 बार परामर्श प्राप्त किया है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 451, संयुक्त मोर्चा सरकार की अक्टूबर 1997 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने क्या किया भाई? प्रश्न नंबर 451, संयुक्त मोर्चा सरकार की अक्टूबर 1997 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने
स्वीकार कर लिया था, अस्वीकार कर लिया था, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 451, तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था भाई, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था। प्रश्न नंबर 451 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 452, 20 अक्टूबर 1998 को केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने क्या किया भाई? 20 अक्टूबर 1998 को केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने क्या किया? सिफारिश को स्वीकार कर लिया, सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, सिफारिश को अस्वीकार कर दिया, या ऊपर में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 452 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था भाई। 20 अक्टूबर 1998 को केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था। प्रश्न नंबर 452 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 453, भारत में उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित एवं समर्थित होना चाहिए? भारत में उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित व समर्थित होना चाहिए? तो 10 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित व 10 द्वारा समर्थित होना चाहिए, या 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित व 50 द्वारा समर्थित होना चाहिए, या 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित व 20 निर्वाचकों द्वारा समर्थित होना चाहिए, या 30 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित व 30 निर्वाचकों द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 453 का उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 453, तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। भारत में उपराष्ट्रपति पद के अभ्यर्थी का नाम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित एवं समर्थित होना चाहिए? तो 20 निर्वाचकों द्वारा, ऑप्शन सा देखिए, 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और 20 निर्वाचकों द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 453 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। और राष्ट्रपति के लिए 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और 50 द्वारा समर्थित। राष्ट्रपति के लिए ऑप्शन बी देखना, 50 प्रस्तावक 50 समर्थित। उपराष्ट्रपति के लिए ऑप्शन सा 20 निर्वाचक में प्रस्तावित और 20 समर्थित होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 453 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 454, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, या 1952 में, या 1956 में, या 1958 में? 454 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 454, तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1956 में। प्रश्न नंबर 454 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 455, भारत के मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया था, कितनी श्रेणियों में रखा गया था? प्रश्न नंबर 455,
भारत के मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया? 3 श्रेणियों में, या 4 श्रेणी में, या 5 श्रेणी में, या 6 श्रेणी में? प्रश्न नंबर 455 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारत के मूल संविधान में राज्यों को आबासादा 4 प्रवर्गों में रखा गया था भाई। प्रश्न नंबर 455 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, या हृदयनाथ कुंजरू थे, या फजल अली थे, या जवाहरलाल नेहरू थे? प्रश्न नंबर 456 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, फजल अली। प्रश्न नंबर 456 का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 457 पे आ जाएं। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी भाई? 16 राज्य, 21 राज्य, 25 राज्य, या 29 राज्य? प्रश्न नंबर 457 का उत्तर देने का प्रयास करें। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में राज्यों की संख्या 29 थी भाई, 29। मूल संविधान में, मूल संविधान की बात हो रही, मूल संविधान में राज्यों की संख्या 29 थी। प्रश्न नंबर 457 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, या प्रधानमंत्री को प्राप्त है, या संसद को प्राप्त है, या लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है? प्रश्न नंबर 458 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को। प्रश्न नंबर 458 का ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 459 पुडुचेरी भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? पुडुचेरी या पांडिचेरी, जो भी समझें, पुडुचेरी भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? 1956 में, या 1960 में, या 1962 में, या 1966 में? प्रश्न नंबर 459 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। पुडुचेरी भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? तो पुडुचेरी को भारतीय संघ में 1962 में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 459 का ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 460 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नए राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति है? प्रश्न को फिर से समझें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नए राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 2 के तहत, या अनुच्छेद 3 के तहत, या अनुच्छेद 4 के तहत, या अनुच्छेद 5 के तहत? प्रश्न नंबर 460 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो राज्य के वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, या वर्तमान राज्यों से नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 3 में किया गया है। तो यहाँ पे एक बात और समझ लें, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, जैसे कि किसी दूसरे देश के कुछ भाग को अपने भाग में शामिल करना, भारत में शामिल करना, या कुछ भारत का भाग अलग देश के कब्जे में था उसको अपने में शामिल करना और राज्यों की स्थापना करना, वो अनुच्छेद 2 में है, वो प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। पर यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा
नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 में है। दोनों में अंतर समझना भाई, अनुच्छेद 2 और 3 में। इसमें नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है और इसमें वर्तमान राज्यों में से नए राज्यों का प्रवेश, क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन किया जा रहा। तो प्रश्न नंबर 460 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 461, अनुच्छेद 3 के अधीन राज्यों की स्थापना निम्नलिखित में से किस रीति से की जा सकती है? प्रश्न नंबर 461, अनुच्छेद 3 के अधीन राज्यों की स्थापना निम्नलिखित में से किस रीति से की जा सकती है? ऑप्शन देखें, किसी वर्तमान राज्य से उसका प्रदेश अलग करके, दो या अधिक राज्यों को मिलाकर, किसी राज्यों के भागों को मिलाकर, किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर, या उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 461 का उत्तर दें। तो अभी इससे पहले हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी वर्तमान राज्य से उसका प्रदेश अलग करके नए राज्य की स्थापना हो सकती है, दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य बन सकते हैं, किसी राज्यों के भागों को मिलाकर बन सकता है, किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर नया राज्य बन सकता है। तो उत्तर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन या उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 461 का ऑप्शन या सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 462, सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य के रूप में कब सम्मिलित किया गया? सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में कब सम्मिलित किया गया? 1973 में, 1974 में, या 1975 में, या 1976 में? प्रश्न नंबर 462 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य के रूप में कब सम्मिलित किया गया? प्रश्न नंबर 462, 1973, 1974, 1975 या 1976 में? तो सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य के रूप में 1974 में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 462 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 463 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, किसी राज्य के नाम को बदल सकती है, या उपर्युक्त सभी काम कर सकती है। प्रश्न नंबर 463, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, किसी राज्य के नामों को बदल सकती है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 463 का ऑप्शन या आपका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी काम कर सकती है। तो चलिए, ये अधिक प्रश्नों की श्रृंखला, कठिन प्रश्नों की श्रृंखला, जिनको हल करने से, जिनको बार बार देखने से आपकी सफलता की राह आसान हो जाएगी, वो सेशन आपके सामने जा रहा है। उस सेशन पर हम गंभीरता पूर्वक विचार करके उन प्रश्नों को आपके सामने भेज रहे हैं। बस आप बार बार सेशन को देखकर इन प्रश्नों को सरल बनाएं और अपनी सफलता प्राप्त करें। चलिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।